ये कहानी शुरू होती है सन 1823 से, जहाँ पर घने जंगल में हमें कुछ शिकारी दिखाए जाते हैं। इन्हीं में से एक आदमी होता है जिसका नाम ह्यूग ग्लास है। वो अपने बेटे के साथ यहाँ शिकार पर आया होता है। अब जब ये सब के सब जंगल में होते हैं तभी इनके ऊपर एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है और इनके बहुत सारे लोगों को मार देता है। दरअसल ये आदिवासी इन पर हमला इसलिए करते हैं कि इनका जो सरदार होता है उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये इन्हीं का काम है। अब इनके बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है और ये सिर्फ 10 बचे और ये 10 के 10 जो वहाँ पर इनकी नाव होती है उस पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये पूरा इलाका उन्हीं आदिवासियों का है और नदी में चलती उनकी नाव को कहीं ना कहीं से वो सब देख रहे हैं। वो कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रहा होता, तभी जो उनका हेड होता है वो ग्लास से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ग्लास बोलता है कि हमें इस नाव को छोड़कर जमीन के रास्ते चलना चाहिए। लेकिन ग्लास की इस बात से इन्हीं के ग्रुप का एक आदमी एग्री नहीं करता। वो बोलता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे और जमीन का रास्ता बहुत लंबा है, हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि इस इलाके को, इस टेरिटरी को ग्लास बहुत अच्छे से जानता है और अब उसकी जिम्मेदारी है कि हमें वो घर सेफली पहुंचाए। और अब वो ये तय करते हैं कि वो जमीन के रास्ते जाएंगे और वो सब अपनी नाव से उतर जाते हैं और नाव को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को वो बहुत आगे मिले और तब तक वो उनकी नजरों से काफी दूर चले जाएं। उतरने के बाद ये सब के सब अपनी खालें पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि ये दोबारा कभी इस जगह पर आए तो उनकी खालें इन्हें मिल जाएं। और अब ये सब के सब जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ की ठंड बहुत खतरनाक है। इनका रास्ता कई हफ्तों का है और उन्हें उस ठंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनके पास अब और कोई चारा नहीं है, इसीलिए सब ठंड का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब ये सारे के सारे उस घने जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं। रात को ये सब जंगल में सो जाते हैं और अगली सुबह ये देखते हैं कि इनकी नाव छोड़ने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आदिवासी इनकी नाव तक पहुंच जाते हैं और आदिवासी देखते हैं कि नाव में कोई भी नहीं है। वो समझ जाते हैं कि ये पैदल जंगल के रास्ते घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हीं आदिवासियों में से एक आदिवासी बोलता है कि उनके पैरों के निशान हमें नॉर्थ की तरफ जाते हुए मिले हैं। और अब ये सब आदिवासी ये फैसला करते हैं कि सब उनके पीछे नॉर्थ की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ ये लगातार नॉर्थ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात को एक जगह अपना डेरा जमा लेते हैं। सुबह सबसे पहले ग्लास उठ जाता है। वो अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में टहलने के लिए चला जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है और ग्लास एकदम से अलर्ट हो जाता है। तब सामने उसे भालू के कुछ बच्चे नजर आते हैं। अब इससे पहले कि ग्लास वहां से निकल पाता है तभी भालू उस पर हमला कर देता है। ग्लास की बंदूक गिर जाती है और भालू उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ग्लास पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। जब भालू से थोड़ा सा दूर जाता है तो ग्लास बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक उठा लेता है। लेकिन भालू एक बार फिर से ग्लास पर हमला कर देता है। पर ये भालू बहुत ताकतवर है, इसीलिए उसे गोली का ज्यादा असर नहीं होता और अब वो ग्लास को अधमरा कर देता है और एक बार फिर से वो उससे दूर चला जाता है। ग्लास के पास बस एक चाकू होता है। वो बड़ी मुश्किल से उस चाकू को निकालता है। हालांकि भालू भी अब थोड़ा सा लड़खड़ा चुका है, लेकिन एक बार फिर तीसरी बार वो ग्लास पर हमला करता है और जब वो ग्लास को मार रहा होता है तो ग्लास भी लगातार उसको चाकू मारता है और वो दोनों एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। वो भालू ग्लास के ऊपर आकर गिर जाता है, लेकिन भालू मर चुका है और ग्लास भी लगभग मर ही चुका होता है क्योंकि भालू ने उसका गला पूरी तरह से फाड़ दिया है और वो दर्द से करा रहा होता है। तभी ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए वहां पर आते हैं और वो देखते हैं कि उसके ऊपर भालू गिरा हुआ है। वो बड़ी मुश्किल से भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते हैं। अब इनमें से एक आदमी ग्लास के जख्म को सीलना शुरू करता है। उसका गला पूरी तरह से फट चुका है, उसे बहुत गहरे गहरे जख्म है और उसका पैर भी टूट चुका है, यानी कि वो चल भी नहीं सकता और उन लोगों का ये मानना होता है कि ये 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो आदिवासी इन लोगों को मारना चाहते थे उनके पास इनकी बहुत सारी खालें होती है और वो उन खालों के बदले कुछ लोगों से बंदूकें और घोड़े ले लेते हैं। इससे पहले आदिवासी इन पर तीर कमान से हमला करते थे, लेकिन अब उनके पास घोड़े और बंदूकें भी हैं तो उनकी जान को और भी ज्यादा खतरा है। यहाँ ये 9 लोग ग्लास के लिए लकड़ी का स्ट्रेचर बनाते हैं। वो ग्लास को उसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आगे पूरा चढ़ाई का रास्ता होता है और ग्लास को लेकर उस चढ़ाई पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। तभी इनका जो कैप्टन होता है वो अपने एक आदमी को बोलता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो। दरअसल वो ग्लास को गोली मारने वाला होता है क्योंकि उसे लगता है कि ग्लास अब नहीं बच सकता। वो तड़प रहा होता है और उसको यहाँ से बाहर ले जाना लगभग नामुमकिन है। तब ग्लास का बेटा बोलता है कि ऐसा मत करो और कैप्टन को उस पर रहम आ जाता है क्योंकि ग्लास की वजह से ये सब बचे होते हैं। वो अपने आदमी को बोलता है कि जो भी यहाँ पर ग्लास के साथ रुकेगा उसे रॉकी माउंटेन फार कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे, क्योंकि ग्लास ने इन सब की मदद की होती है और वो चाहते हैं कि ग्लास को नेचुरल डेथ मिले और जब ग्लास मर जाए तो उसका फ्यूनरल करके ये लोग भी वापस आ जाएं। अब ग्लास का बेटा बोलता है कि मैं
मैं रुकूंगा। और वहाँ पर एक लड़का और होता है, वो कहता है कि मैं भी रुकूंगा चाहे $70 मिले ना मिले। अब इन्हीं में एक आदमी होता है जिसका नाम फिट्ज होता है। वो कैप्टन को बोलता है कि $70 बहुत कम है। कैप्टन बोलता है कि ठीक है $100। और तभी जो ग्लास का बेटा और जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है कि तुम हमारे डॉलर्स भी रख सकते हो। और फिट्ज कहता है कि $300 काफी है, इनसे मैं अपना घर खरीद सकता हूँ। और वो भी इनके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब ये 3 और ग्लास यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी के सारे लोग आगे निकल जाते हैं। ग्लास की हालत बहुत खराब है। फिर उसको लगता है कि ये 1-2 दिन में मर जाएगा, लेकिन ग्लास जिंदा रहता है। एक शाम को जब ग्लास अकेला होता है तो फिट्ज उसके पास आता है और कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से हम सबकी जान चली जाएगी। तुम अपनी जान देकर अपने बेटे की और हम सबकी जान बचा सकती हो, क्योंकि आदिवासी अगर यहाँ पर आ गए तो वो हम सबको मार देंगे। और अब मैं तुम्हारी नाक और मुंह बंद करने वाला हूँ, अपनी आंख झपकाओ और मुझे ये करने की परमिशन दो। लेकिन ग्लास अपनी आंखें नहीं झपकाता। फिट्ज बोलता है कि तुम्हें आंखें झपकाने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद वो उसका नाक और मुंह बंद करना शुरू कर देता है। गिलास अब मर रहा होता है, वो तड़प रहा होता है और तभी गिलास का बेटा पीछे से आकर बंदूक के पिछले हिस्से से फिट्ज को बहुत जोर से मारता है और फिट्ज बहुत दूर जाकर गिरता है। फिट्ज उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसका बेटा उसकी तरफ बंदूक तान देता है। लेकिन फिट्ज उसे बंदूक छीन लेता है और उसके पास एक चाकू होता है जिससे वो उसके बेटे को मार देता है। गिलास का गला पूरी तरह से कटा होता है, इसीलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। उसका पैर टूटा है, वो अधमरी हालत में होता है, इसीलिए वो अपने बेटे की मदद नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है और फिट्ज उसके बेटे को उठाकर एक ढलान के पीछे छुपा देता है ताकि जब वो तीसरा लड़का वहाँ पर आए तो उसे देख ना पाए। और जब वो लड़का वहाँ पर आता है तो ग्लास उसे नहीं बता पाता कि इसने मेरे बेटे को मारा है, क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती। अब रात को फिट्ज और ब्रीजर सो जाते हैं और अगली सुबह फिट्ज ब्रीजर के कान में कहता है कि यहाँ से तकरीबन थोड़ी सी दूरी पर 20 आदिवासी हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं। इस बात से ब्रीजर डर जाता है। वो बोलता है कि हॉक कहाँ है। फिट्ज कहता है कि अगर वो जिंदा होगा तो हमें ढूंढ लेगा। और वो लड़का कहता है कि गिलास अभी भी जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि गिलास के मरने के बाद हम उसका फ्यूनरल करके यहाँ से निकलेंगे। ये सुनने के बाद फिट्ज गिलास को बहुत बुरी तरह से खींचता है। उसकी पूरी बॉडी में जख्म होते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। और सामने जो उसने गड्ढा किया होता है उस गड्ढे में वो ग्लास को डालकर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। फिट्ज कहता है कि आज नहीं तो कल मारा ही जाएगा और जैसा कि हमने वादा किया था इसका फ्यूनरल पूरी रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैं इसके ऊपर से मिट्टी डाल रहा हूँ। वो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और वहाँ से चला जाता है और उस लड़के को बोलता है कि तुम भी जल्दी से आ जाओ। हालांकि ब्रीजर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी जान को भी खतरा है। वो गिलास के ऊपर अपनी बोतल रखकर वहाँ से निकल जाता है। उसे नहीं पता होता कि फिट्ज झूठ बोल रहा है, आसपास कोई आदिवासी नहीं होते। और अब यहाँ पर गिलास अकेला है, वो तड़प रहा है, वो मरने वाला है। गिलास बहुत देर तक उसी जगह पर जहाँ पर वो उसे दफना कर चले गए हैं अधमरी हालत में लेटा रहता है। बहुत देर तक वो इसे पड़ा रहता है और उसके बाद वो पूरी हिम्मत जुटाता है और रगड़ता हुआ उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसके बेटे की लाश होती है। और वो अपने बेटे की लाश के ऊपर सर रखकर कई घंटे तक लेटा रहता है। अब इसके बाद उसे भूख लगती है और वो रगड़ता हुआ एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक ढांचा पड़ा होता है। वो उसे एक हड्डी तोड़ता है, उसमें कुछ सूखा हुआ मांस होता है जिसे वो खा लेता है। और फिर वो रगड़ता हुआ एक पहाड़ी के छोर तक जाता है। वो देखता है कि नीचे एक नदी है। वो बड़ी मुश्किल से उसी तरह से रगड़ता हुआ उस नदी के किनारे पहुंच जाता है और जब वो पानी पीता है तो पानी उसकी गर्दन से निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो कटी होती है। अब गिलास के पास आग जलाने के लिए कुछ बारूद होता है। वो थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन पर जहाँ पर जख्म होता है वहाँ डाल देता है और वो आग जलाकर एक आग की चिंगारी से अपनी गर्दन में आग लगाता है, जिससे बारूद जल के एक चिंगारी पैदा होती है और उस चिंगारी से उसकी गर्दन जल जाती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जलने से जो उसका जख्म फटा हुआ है वो चिपक जाए और जैसे ही उसमें आग लगती है तो उसे बहुत दर्द होता है और गिलास बेहोश हो जाता है। इसके बाद गिलास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है। वो पानी पीकर घास खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। एक दिन वो आदिवासी उस नदी के किनारे आ जाते हैं और इससे पहले कि वो गिलास को मार पाते हैं गिलास नदी में कूद जाता है और तैरता हुआ बहता हुआ एक दूसरे किनारे से निकलता है। और अब गिलास इसी नदी के किनारे कुछ दिनों तक रहता है। अब उसे काफी दिन हो चुके हैं, इसीलिए उसके जख्म भी भर चुके हैं और वो लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा चल भी सकता है। हालांकि नदी के किनारे होने की वजह से उसके लिए पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाना अभी भी उसको भरपेट नहीं मिल पाता। कभी कभी वो एक आधी मछली पकड़ लेता है जिससे वो सिर्फ अपने आप को जिंदा रख सकता है। अब एक रात जब वो सो रहा होता है तभी उसको आग की कुछ लपटें दिखती हैं और जब वो उस तरफ जाता है तो वहाँ पर एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया होता है और वो उसे खा रहा होता है। और जैसे ही वो गिलास को देखता है वो अपना तीर और कमान उसकी तरफ तान देता है। तब
गिलास इशारों में उसे कहता है कि मुझे खाना चाहिए और मेरी जो ये हालत है एक जंगली भालू ने की है और मेरे लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया। अब ये जो आदमी होता है इसकी पूरी फैमिली को, उसके पूरे गाँव को भी लोगों ने जला दिया होता है और मार दिया होता है। वो उसे खाना देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रेवल कर सकते हो। इसके बाद ये दोनों आगे का सफर तय करते हैं। इस आदमी के पास एक घोड़ा भी होता है, इसीलिए इनका सफर आसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिट्ज और वो लड़का जो यहाँ पर ग्लास को मरने के लिए छोड़ गए थे, जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उस लड़के को फिट्ज की बातों से ये पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई भी आदिवासी नहीं थे और फिट्ज ने उसे झूठ बोला था ताकि वो अपनी जान बचा सके। वो लड़का उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन फिट्ज उसको अपनी बातों में बहकाकर वहाँ से आगे के सफर में ले जाता है। पर जब वो आगे जाते हैं तो वो एक गाँव से होके गुजरते हैं और उस गाँव को किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। वहाँ के सारे लोगों को मार दिया होता है। वहाँ पर इन्हें 2 घोड़े मिल जाते हैं और उन घोड़ों पर सवार होकर वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें पहुँचना था। लेकिन फिर उस लड़के को उस जगह पर एंटर करने से पहले ये बोलता है कि उन्हें कभी भी सच मत बताना, अगर उन्हें सच पता चला तो वो हमें सूली पर चढ़ा देंगे। अब फिर तो और वो लड़का कैप्टन के पास जाते हैं। दरअसल कैप्टन और उसकी टीम इन सबसे पहले यहाँ पहुँच गई होती है और जब वो कैप्टन के पास जाते हैं तो कैप्टन अपने वादे के मुताबिक इन दोनों को $100 देता है। लेकिन वो लड़का पैसे लिए बिना वहाँ से चला जाता है। फिर बोलता है कि सफर में जो कुछ भी हुआ उसे ये लड़का सदमे में है, इसीलिए इसे रिएक्ट कर रहा है और वो उसके पैसे भी ले लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। दरअसल उस लड़के को कहीं ना कहीं दिल में ये गिल्ट होता है कि इन्होंने वो काम किया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ ग्लास बर्फ में उस आदमी के साथ आगे का सफर तय कर रहा होता है और तभी बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। गिलास बीमार है, उसके जख्म सड़ रहे हैं, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो आदमी गिलास के लिए लकड़ी का एक छोटा सा झोपड़ा बनाता है और गिलास के सारे कपड़े उतार कर उसके अंदर रख देता है और उसे चारों तरफ से ढककर सामने आग जला देता है ताकि उसको गर्मी मिल सके। अगली सुबह जब गिलास को होश आता है तो वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वो आदमी उसे कहीं भी नहीं मिलता। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है कि किसी ने उस आदमी को फांसी लगाकर पेड़ पर लटका दिया होता है। दरअसल ये काम फ्रांसीसी लोगों का होता है। अब गिलास उनके घोड़ों तक पहुंचता है। वहाँ एक फ्रांसीसी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। गिलास उस लड़की को उस आदमी से बचाता है और कुछ लोगों को गोली मारकर अपने घोड़े को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद रात को गिलास एक पेड़ के नीचे गुजारता है और जब सुबह होती है तो वो देखता है कि वो आदिवासी उस तक पहुँचने वाले हैं। वो आदिवासी को गोली मारता है और घोड़े पर बैठकर भाग जाता है, लेकिन अब उन आदिवासियों के पास भी घोड़े हैं, इसीलिए वो घोड़ों के साथ उसका पीछा करते हैं। सामने एक पहाड़ होता है और नीचे एक खाई होती है, लेकिन गिलास अब रुक नहीं सकता क्योंकि अगर वो रुका तो वो उसे गोली मार देंगे। इसीलिए गिलास घोड़े के साथ उस खाई से गिर जाता है और नीचे एक पेड़ से टकराता हुआ सीधा बर्फ में गिरता है। घोड़ा नीचे गिरने से मर जाता है, लेकिन गिलास अभी भी जिंदा है। लेकिन भले ही वो उस पहाड़ से गिरकर नहीं मरा, लेकिन वो ठंड से नहीं बच सकता क्योंकि अभी तक जिस भालू की खाल को ओढ़कर वो इस ठंड में बचा था वो खाल छूट जाती है। इसीलिए वो ठंड से बचने के लिए घोड़े के पेट को काटता है और उसके अंदर से सारा मांस बाहर निकालता है और रात को वहीं सो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बाहर रहा तो ठंड से मर जाएगा। वो किसी तरह से पूरी रात उस घोड़े के पेट में गुजारता है और अगली सुबह अपना आगे का सफर तय करता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जहाँ गिलास को पहुंचना है, जहाँ पर फिर वो लड़का और बाकी के सारे लोग पहुंच चुके हैं, वहाँ पर एक फ्रेंच सर्वाइवर आता है और उनसे शेल्टर मांगता है। यहाँ के लोग बदले में उसे कुछ पैसे मांगते हैं। उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। वो उन्हें कुछ पैसे देता है और साथ में एक बोतल देता है और ये वही बोतल होती है जो ब्रीजर उस जगह छोड़ते हुए गिलास के ऊपर रखकर आ गया था। ब्रीजर को ये लगता है कि गिलास तो शायद मर चुका है, लेकिन उसका बेटा हॉक जरूर जिंदा है। वो कहता है कि यहाँ से 30 मील दूर किसी आदमी की गिर गई थी, मैंने उठा ली। और अब ब्रीजर कुछ लोगों के साथ वहाँ पर हॉक को यानी कि गिलास के बेटे को ढूंढने जाते हैं क्योंकि ब्रीजर को नहीं पता होता कि उसे फिट्ज ने मार दिया है। लेकिन फिट्ज समझ जाता है कि हो ना हो अभी भी गिलास जिंदा है। और अब कैप्टन, ब्रीजर और कुछ लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये बोतल मिली थी और जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें गिलास मिलता है। गिलास को देखकर कैप्टन पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि ब्रीजर ने और फिट्ज ने ये बोला था कि गिलास मर चुका है। और गिलास को देखते ही कैप्टन बोलता है कि ब्रीजर को अरेस्ट कर लो और वो गुस्से में कैंप आता है और फिट्ज को ढूंढता है, लेकिन फिट्ज वहाँ पर नहीं मिलता। वो फिट्ज को चारों तरफ ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। और जब वो अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि फिट्ज उसकी तिजोरी से सारे पैसे लेकर भाग गया होता है। और अब कैप्टन ये तय करता है कि वो खुद फिट्ज को पकड़ने के लिए जाएगा क्योंकि उसने गिलास के बेटे का मर्डर किया है और साथ ही उसने पैसे भी चोरी किए हैं। गिलास बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा और साथ में गिलास ये भी बता देता है कि ब्रीजर को मेरे बेटे के खून के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिट्ज ने उसे झूठ बोला था। इसके बाद गिलास और कैप्टन फिट्ज की तलाश में निकल पड़ते हैं। दरअसल वो उसके घोड़े के पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत आगे जाने के बाद उसके घोड़ों के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं और वहां से उन दोनों को अलग होना पड़ता है। और जब कैप्टन उसे ढूंढ रहा होता है तो फिट्ज एक
एक बड़े से पत्थर के पीछे से निकलता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। कैप्टन उसे बोलता है कि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है, तुम मेरे साथ वापस चलो, लेकिन वो नहीं मानता और वहाँ पर वो कैप्टन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर उस तरफ ग्लास आता है और ग्लास देखता है कि वहाँ पर कैप्टन की लाश पड़ी होती है और आसपास कोई नहीं होता। इसके बाद ग्लास लकड़ी की एक बहुत बड़ी टहनी तोड़ता है और उसे कैप्टन की पीठ पर लगा देता है ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए और उसे घोड़े पर बैठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है ताकि फिट्स को ये लगे कि आगे ग्लास है और पीछे जो लेटी हुई लाश है वो कैप्टन की है। और होता भी ऐसा ही है। उन दोनों को देखकर फिट्स को ये लगता है कि आगे जो है वो ग्लास है और पीछे जो लेटा हुआ है वो कैप्टन की लाश है और वो आगे वाले आदमी पर गोली चला देता है और गोली लगते ही वो गिर जाता है। फिट्स को लगता है कि ग्लास भी अब मर चुका है और वो धीरे धीरे लाश की तरफ आता है। अब जब वो उस जगह तक पहुंचता है और लाश को पलटता है तो वो देखता है कि वो कैप्टन होता है। तभी ग्लास पीछे वाले घोड़े से उठकर उस पर गोलियां चलाता है और एक गोली फिट्स के कांधे पर लग जाती है, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और ग्लास उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन दोनों की बहुत लड़ाई होती है और वो दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि नदी के उस पार वही आदिवासी आ जाते हैं जो इन लोगों को मारना चाहते हैं और जब ग्लास फिट्स को मारने वाला होता है तभी उसे उस आदमी की याद आती है जिसने उसे खाने के लिए मांस दिया था। उसने एक बार ग्लास से कहा था कि इंतकाम लेना गॉड के हाथों में है, इंसान के नहीं, और वो उसे नदी में छोड़ देता है। नदी में बहते हुए फिट्स दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां वो आदिवासी उसे पकड़कर मार देते हैं। इसके बाद वो नदी पार करके ग्लास के पास आते हैं, लेकिन वो उसे मारते नहीं क्योंकि उन्हें उनकी बेटी मिल गई होती है और ये वही लड़की होती है जिसको ग्लास ने फ्रेंच लोगों से बचाया था। इसीलिए वो ग्लास को छोड़कर आगे निकल जाते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।